वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के आपके अपने मंच पर स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? होप यू आर स्टडिंग वेल। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास एसएसटी में आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि हिस्ट्री शुरू करो। देखो बच्चों, आप हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत ही विस्तार से और अच्छे से पढ़ेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ बेसिक्स जो है ना वो आपके क्लियर होते जाए। ये सब चीजें जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उस समय आपकी हेल्प करेगी। जब आपको वैश्विक और भारतीय दृष्टि से जो आर्थिक परिदृश्य है, जो इनका ज्योग्राफिकल जो फिनोमिनन है, वो सब पता रहेगा ना, तो वो हिस्ट्री में हेल्प मिलती रहेगी। तो हम इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जिसमें हम दो तरह के क्षेत्रकों को पढ़ चुके हैं। देखो, क्षेत्रकों की जब हम बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है उनको हमने 3 आधार पर पढ़ा था, ठीक है ना। पहला आधार तो था उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर कौन कौन से सेक्टर्स थे, क्षेत्रक थे? पहला था प्राथमिक, या जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, या हम उसको कृषि या संबंधित कार्यों का, या फिर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा सेक्टर जो था वो था द्वितीयक। बहुत ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी याद करने के लिए, क्योंकि वो नंबर वाइज ही है। द्वितीयक, या जिसको हम औद्योगिक या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और तीसरा जो सेक्टर था वो था तृतीयक, जिसको हम सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो बहुत ज्यादा मिसकंसेप्टेड होने की आपकी गुंजाइश नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। उत्पादन के आधार पर 3 सेक्टर हैं, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। अब उसका दूसरा आधार जो हमने पढ़ा था वो था रोजगार के आधार पर। रोजगार के आधार पर, रोजगार के आधार पर जो हमने सेक्टर्स पढ़े थे वो 2 थे। पहला संगठित क्षेत्रक, और दूसरा असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र, पिछले वीडियो में हमने इस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा कर ली है। संगठित क्षेत्र यानी जहां पर जॉब सिक्योरिटी है, जहां पर काम के जो टाइमिंग है वो परफेक्ट है, बहुत सी एडिड इसमें आपको सुविधाएं मिलती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमने ये भी जाना कि सरकार को इसके लिए क्या करने चाहिए, किस तरह के कानून बनाने चाहिए, यानी विस्तार से हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तीसरा जो आधार है वो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व जिसको हम इंग्लिश में ओनरशिप भी कह सकते हैं। ओनरशिप के आधार पर जो क्षेत्रक बने हुए हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला सार्वजनिक, जिसको हम पब्लिक सेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा निजी क्षेत्र, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने जितने भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको क्षेत्रकों में डिवाइड कर दिया है। अगर वो उत्पादन के आधार पर हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। प्राथमिक को कृषि या संबंधित क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीयक को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीयक को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। रोजगार के आधार पर हमने उनको 2 भागों में बांटा, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। और स्वामित्व या ओनरशिप के आधार पर भी हमने उनको 2 भागों में बांटा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। बहुत ही इजी सा कंसेप्शन है। आपका जो पूरा चैप्टर है वो बस इसी के आधार पर है।
पूरे चैप्टर को अगर आपको सिर्फ एक पेज में डिफाइन करना हो ना, तो सिर्फ ये है जिसमें आप पूरे चैप्टर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जिसको ओनरशिप या अधिकार के आधार पर भी पढ़ा जा सकता है। तो क्या अंतर है, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सी चीज सार्वजनिक क्षेत्र की है, पब्लिक सेक्टर की है, या कौन सी चीज प्राइवेट या फिर निजी क्षेत्र की। तो अंतर क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में अंतर क्या है, डिफरेंसेस हम कैसे उनको डिफाइन कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, क्योंकि पूछा जाता है कई बार कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर क्या है। तो सबसे पहली बात, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार अधिकांश संपत्ति की मालिक होती है और सभी सेवाएं सरकार ही प्रदान करती है। ठीक है ना, ये सबसे पहला अंतर है। सबसे पहले आपको इसको डिफाइन करने का जो है वो यही है कि सरकार की ही अधिकांश संपत्ति होती है और सभी सेवाएं भी सरकार ही प्रदान करती है। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। जबकि निजी क्षेत्र में क्या होता है, संपत्ति का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण निजी व्यक्तियों या कंपनियों के हाथों में होता है। जरूरी नहीं कि एक आदमी संभाले पूरी कंपनी या पूरा ट्रस्ट, जिस पर सरकार का अधिकार नहीं होता वो कहलाता है। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ असेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज। ठीक है ना, तो ये पहला अंतर है जिससे ये डिफाइन हो जाता है कि ये पब्लिक सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर है, ये सार्वजनिक क्षेत्र है, ये निजी क्षेत्र है। अगला है, उदाहरण देना हो तो रेलवे या डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। वहीं आप निजी क्षेत्र के लिए कह सकते हो कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL जैसी कंपनियां जो है वो निजी स्वामित्व की कंपनियां हैं। ठीक है, तो रेलवेज और पोस्ट ऑफिसेज इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड मींस टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मींस RIL आर प्राइवेट ओन्ड कंपनीज। ठीक है, फिर सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगर उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए कि भाई इन दोनों में अंतर क्या है, तो भी ये कहा जा सकता है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जन कल्याण होता है। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, अगर हम इन दोनों को पर्पस के आधार पर डिफाइन करें तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, इट्स मेन एम इज पब्लिक वेलफेयर। ठीक है ना, ये मुख्य अंतर है इसका। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए कहा जाए तो निजी क्षेत्र की गतिविधियों मुनाफा कमाने के मकसद से निर्देशित की जाती है। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव और टू अर्न प्रॉफिट। तो ये सिंपल सा अंतर है। सबसे पहली बात, जिस पर सारा अधिकार सरकार का होता है उसको गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं, जिस पर सारा अधिकार किसी निजी व्यक्ति या कंपनी या ट्रस्ट का होता है उसको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। पहला अंतर। फिर हम एग्जाम्पल से अंतर दे सकते हैं कि जैसे कि रेलवे है, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर जो जिस तरह से राज्यों का परिवहन होता है वो भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। वहीं टाटा आयरन स्टील कंपनी जिसको टिस्को कहते हैं, जैसे वीको है, इस तरह की जो भी जो इन्फोसिस है, तो इस तरह की जो भी कंपनीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काउंट की जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा पर्पस होता है लोगों का कल्याण करना, लोगों की भलाई करना, और प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा पर्पस होता है अपने लिए मुनाफा कमाना। तो ये तीन जो पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स के आधार पर आप इनके डिफरेंसेस को बिल्कुल अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट हमारे लिए बचता है वो है सरकार की जिम्मेदारी। अब हमने सारे सेक्टर्स जब पढ़े तो सरकार किस तरह से जिम्मेदार है या सरकार के ऊपर हमने कितनी जिम्मेदारियां डाल रखी है वो भी एक बार देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है तो आपको एक बार देख लेना चाहिए ये पॉइंट्स। बड़ी संख्या में यहाँ वो गतिविधियां हैं जो सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियां होती हैं। यहाँ कुछ को सूचीबद्ध किया गया है। सरकार अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर
कोई खर्च को पूरा करने के लिए करों और अन्य तरीकों से धन जुटाती है। अब सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो सेक्टर्स में कंपनीज हैं उनका भी, सरकारी कंपनीज का पहला एम, पहला पर्पस क्या होता है, वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर। अब जब पब्लिक वेलफेयर हो रहा है तो मुनाफा हो नहीं रहा इतना, जब मुनाफा नहीं है तो सरकार उसको कंडक्ट कैसे करे, तो उसके लिए टैक्सेस वगैरह जो लगाए जाते हैं सरकार उनसे धन जुटाती है। Government raises money through taxes and other ways to meet expenses on the services rendered by it। ये पहला। फिर सरकार को सड़कों, पुलों, रेलवे, बंदरगाहों के निर्माण, बिजली पैदा करने या बांधों के माध्यम से सिंचाई उपलब्ध कराने जैसे भारी खर्च करने पड़ते हैं, और ये भी सुनिश्चित करना होता है कि ये सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध हो। ना सिर्फ ये सुनिश्चित करते हैं सरकार कि ये सुविधाएं हम दें, बल्कि ये भी देखना होता है कि ये सबके लिए उपलब्ध हों। Government have to undertake heavy spending such as the constructions of road, bridges, railway, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. Also, it has to ensure that these facilities are available for everyone। ये सरकार को ध्यान में रखना होता है कि ना सिर्फ ये हो बल्कि इनका वितरण भी, इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरीके से किया जाए। कुछ गतिविधियां हैं जिनका सरकार को निजी क्षेत्र को अपना उत्पादन या व्यवसाय जारी रखने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए समर्थन देना पड़ता है। जो प्राइवेट सेक्टर की भी कुछ एक्टिविटीज हैं जिनके लिए सरकार को समर्थन देना पड़ता है। देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर को हमेशा ही सरकार को सपोर्ट करना पड़ता है। कैसे, ये देखिए, भारत में सरकार किसानों को उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम कीमत पर बेचती है। इस तरह ये किसानों और उपभोक्ताओं दोनों का समर्थन कर रही है, हालांकि हम दे कुछ नहीं रही सरकार को, ठीक है ना। The government in India buys wheat and rice from farmers at fair price and sells at lower prices to consumers through ration shops. In this way, it supports both farmers and consumers, ठीक है। फिर उचित स्कूल चलाना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बहुत क्वालिटी एजुकेशन जो देती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना सरकार के कुछ कर्तव्य हैं। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल आर सम ऑफ द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरकार को मानव विकास के पहलुओं पर भी ध्यान देना होता है। सिर्फ इनसे ही काम नहीं चलता, ह्यूमन डेवलपमेंट भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर सरकार को काम करना होता है। जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, गरीबों के लिए आवास सुविधाएं, भोजन, पोषण, देश के सबसे गरीब और सबसे उपेक्षित क्षेत्रों की देखभाल करना, ये भी सरकार के कर्तव्य हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स of human development such as availability of safe drinking water, housing facilities for poor, and food and nutrition, taking care of the poorest and most ignored regions of the country। तो हमने ये देखा कि रोजगार जिन जिन को मिला हुआ है वो तो खैर अपने लिए अर्निंग कर ही रहे हैं, जिनके लिए नहीं मिला हुआ है या जिनको दिक्कत हो रही है उनके लिए भी सरकार अच्छे से काम करती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है और इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर हम अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस चैप्टर में बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमने किन किन सेक्टर्स के बारे में बात की, क्या क्या उन सेक्टर्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, आपके लिए बहुत इजी रहेगा इसको समझना, इसको कॉम्प्रहेंस करना और इसको लिखना, ठीक है। तो पढ़ते रहिए साथ साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। थैंक यू।